Welcome to the Concept कट्टा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं कंसेप्ट कट्टा। कंसेप्ट कट्टा के फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज में कल हमने देखा था पहला एपिसोड। तो कल पहले एपिसोड को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है और आज हम लोग जाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दूसरे एपिसोड की ओर, जो हमको ले जाएगा फ्रांस के उस समय की ओर जहां पर फ्रांस में राजा की गलत नीतियों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ लड़कर फ्रांस का जो खजाना था वो पूरा खत्म हो चुका था और फ्रांस कर्जे में डूब चुका था। जिन्होंने कर्जा दिया वो फ्रांस से कर्जा मांग रहे थे और इन सारी चीजों की वजह से राजा ने ये सोचा कि चलिए और एक टैक्स बढ़ा दिया जाए और इसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया और लोगों ने फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कर दी। तो ये सब होगा सेकंड एपिसोड में, लेकिन देख लेते हैं कल जो हमने एपिसोड 1 में देखा था एक्चुअली कौन से पॉइंट्स हमने एपिसोड 1 में कवर किए थे। तो उन कुछ की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। हमने देखा था कि लुईस 16 फ्रांस का किंग बन गए थे और उनका कोरोनेशन 1774 में हुआ था। 1774 में लुईस 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया, लेकिन उन्हें जो राज्य मिला, उन्हें जो किंगडम मिला, वो पूरी तरह कर्जे में डूब चुका था, पूरी तरह टूट चुका था, बहुत ही खराब हालत में था। लेकिन फिर भी लुईस 16 ने अपने दायित्व को समझते हुए, या फिर ऐसे मान लीजिए कि उनको यह नहीं पता था कि मैं कौन से किंगडम को अब चलाने जा रहा हूं और मुझे कितनी परेशानी आने वाली है, लेकिन फिर भी उनका वहां पर राज तिलक हो गया, वहां पर उनका कोरोनेशन हो गया और वो किंग बना दिए गए। देन उसके बाद हमको यह पता चला कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से 3 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दी गई थी। कि इसे 3 अलग अलग स्टेट्स थी फ्रांस में। जो फर्स्ट जो स्टेट हुआ करती थी वो क्लर्जीज थे, मतलब सारे ही चर्च से रिलेटेड लोग। और सेकंड स्टेट जो थी वो थी सारे नोबेल्स की, जहां पे राजा के बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे बड़े ओहदे वाले राजा के जो कमांडर्स हुए करते थे, जैसे लाइक मिलिट्री के लोग, वो वहां पर थे। और थर्ड स्टेट में थे सारे ही नॉर्मल लोग जिनके ऊपर सारे कर्ज का बोझ राजा ने डाल दिया था। अब खैर ये थर्ड स्टेट मतलब 3 स्टेट वाला जो सिस्टम था ये 200 सालों से चलता आ रहा था, शायद उससे भी पहले से। और जब भी कोई नया निर्णय लेना होता था तो राजा को इन सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना होता था। तो ये सारे स्टेट्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और थर्ड स्टेट के ऊपर ही सारा टैक्स का बर्डन था, क्योंकि पहली दो स्टेट्स थी क्लर्जी और नोबेल्स, ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन सब में ज्यादा जमीन और सब में ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास में था। देन ये जो सारी गलत नीतियां थी, ये सब गलत अरेंजमेंट जो था, इसकी वजह से फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। फ्रांस में लोगों को खाने की परेशानी हो चुकी थी, क्योंकि बढ़ते हुए टैक्स की वजह से लोग कोई सेविंग नहीं कर पाते थे। लोगों के पास खुद के पास खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। अनाज जो किसान अनाज बनाते थे या अनाज उगाते थे अपने खेतों में, बहुत सारा अनाज जो था वो चर्च को और राजा को टैक्स के फॉर्म में दे देना पड़ता था और बहुत थोड़ा सा ही अनाज उनके पास बच जाता था। इसीलिए हर चीज के रेट बहुत बढ़ जाते थे, क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई का रेशियो बिगड़ जाए, डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम, तो चीजों के रेट ऑफ कोर्स बढ़ ही जाते हैं। तो यही वाला कंसेप्ट यहां पर भी था। देन सेकंड हमने ये देखा कि इन सारी चीजों के वजह से वहां पर सब्सटेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया था, मतलब जीने की जद्दोजहद। हर किसी को जीना था, हर किसी को खाना था, हर किसी को अपने बच्चों को खिलाना था, और इसलिए वहां पर झगड़े शुरू हो चुके थे। हर कोई एक दूसरे से लड़ता था और हर कोई परेशान था, क्योंकि किसी के पास ठीक से खाने पीने लायक भी पैसा नहीं हुआ करता था। यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा है। अब सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली फ्रांस में क्या क्या हुआ करता था और क्यों फ्रांस इस हालत तक पहुंच गया था। तो इसका सब में बड़ा कारण है जंग, वॉर। फ्रांस जो था एक बहुत बड़ा किंगडम था यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, और एक बड़ा किंगडम होने की वजह से उसकी अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा थी। मींस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बहुत थी, एंड देयर डिजायर्स, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो भी बहुत ज्यादा थी। हर समय वो ये कोशिश करते थे कि अपना किंगडम कैसे बढ़ जाए, और इस वजह से वहां पर परमानेंट राइवलरीज क्रिएट हो चुकी थी, मतलब जैसे बहुत पुरानी दुश्मनियां दोनों राज्यों के बीच। तो ऐसा ही एक राज्य था ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम ब्रिटिश राज के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, इनके बीच में टेंशन हमेशा बनी रहती थी, हमेशा ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे किसी न किसी कारण की वजह से। तो वैसे ही फ्रांस बहुत सालों से लड़ाइयां लड़ रहा था और अपनी तिजोरी उसकी वजह से वो
खाली करती जा रहा था। फ्रांस वॉज ऑलवेज इन द वॉर विथ हिज नेबर ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश लोग जो थे, इनकी एक खासियत ये थी कि ये लोग कभी भी अपने जमीन पर कभी इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा ये लड़ते थे ऐसे समय में कि जहां पे फ्रांस में आकर ही लड़ाई लड़ो या फ्रांस के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो, तो इससे फ्रांस का ही नुकसान बहुत ज्यादा होता था। और कंटिन्यू वॉर में होने की वजह से फ्रांस एक तो अपने लोगों को खोता था, दूसरी बात फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते थे क्योंकि वॉर के लिए पैसा चाहिए, सैनिक चाहिए, हथियार चाहिए, एवरीथिंग दे नीड फॉर द वॉर, लाइक वेपन्स, मनी, फूड, एवरीथिंग, और हर चीज में पैसा खर्चा होता था। और इस वजह से फ्रांस की तिजोरी धीरे 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 खाली होती जा रही थी। अब ये चीज क्या कम थी, जो फ्रांस उन लोगों को भी मदद करता था जो इस यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ते थे। उनमें से ही एक देश था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शायद आप लोगों को यह बात पता हो, या फिर जिनको नहीं पता होगी आज वो उनको पता चल जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक समय में ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। जैसे भारत पर ब्रिटिशों ने राज किया है, वैसे वहां भी ब्रिटिशों ने राज किया था। तो वहां पे जो रिवोल्यूशन आया, वहां की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को हवा देने का काम फ्रांस ने किया था। कैसे? फ्रांस ने उनको पैसा दिया, फ्रांस ने उनको वेपन्स दिए, फ्रांस ने उनको हर तरीके से मदद की ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में यहां तक बात पहुंच गई कि फ्रांस के पास खुद के पास ही पैसा नहीं रहने लगा। तो फ्रांस ने पैसे उधार लेने शुरू किए। उन्हीं के देश में जो साहूकार लोग थे, फ्यूडल्स, उनके पास में से फ्रांस के गवर्नमेंट ने, मतलब फ्रांस के किंग ने पैसे उधार लेने शुरू किए। और समय आते आते एक ऐसा भी समय आ गया कि फ्रांस के ऊपर 2 मिलियन ल्यूर का कर्ज हो चुका था। ल्यूर उनकी करेंसी है, तो 2 मिलियन ल्यूर का कर्ज हो चुका था उस समय। 18वीं सेंचुरी में 2 मिलियन ल्यूर मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और उसके ऊपर जो टैक्स था, या फिर सॉरी टैक्स नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी बढ़ा दिया था वहां के फ्यूडल्स ने। पहले वो कम चार्ज करते थे, अब वो 10% ज्यादा चार्ज कर रहे थे। तो इसी सारी चीजों की वजह से फ्रांस बहुत प्रॉब्लम में आ चुका था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस के रिसोर्सेज भी धीरे धीरे कम होने लगे। फ्रांस अपने बहुत सारे एरियाज, मतलब बहुत सारे रीजन्स को भी गवा चुका था इस वॉर की वजह से। और फ्रांस की सिचुएशन जो है, एक्चुअली ये वॉर्स के वजह से ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब सेकंड रीजन जो था वो था डेब्ट, फ्यूडल्स एंड द टैक्सेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आफ्टर द वॉर। ये सेकंड रीजन है फ्रांस के पतन का, या फ्रांस के मोनार्की के पतन का, या वहां की क्रांति का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी जो फ्रांस की शाही खजाना था या जो तिजोरी थी वो खाली हो चुकी थी, बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके थे। और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए और खुद का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो फ्रांस का किंग था, उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। साथ में उसको अपनी प्रेस्टीज भी रखनी थी, मींस उसके ऐशो आराम, उसकी लाइफस्टाइल, उसका रहना खाना पीना सारा ही रॉयल था। और ये रॉयल लगना भी चाहिए, तभी तो लोग उसको राजा मानेंगे। तो इस सब चीजों के लिए बहुत पैसा खर्चा होता था। वर्साइल में उसने एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ वर्साइल, उसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्चा होता था क्योंकि वो बहुत आलीशान महल था। देन एक और जेल थी जिसको बोला जाता है बेस्टिल जेल। बहुत फेमस जेल थी ये फ्रांस की, और ये राजा की ताकत को बताती थी। जो भी राजा के खिलाफ आवाज उठाता था उसे उठाकर उस जेल में डाल दिया जाता था। देखा जाए तो ये जेल को ऐसे माना जाता था कि इसमें से कोई भाग भी नहीं सकता है, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वहां पर थी। और जेल ही कुछ ऐसी बनी थी, इतनी मजबूत थी कि कोई उसे तोड़ना मतलब सोच भी नहीं सकता है। लेकिन राजा को अपनी इस जेल की सिस्टम पर इतना भरोसा था कि वहां गार्ड के लिए सिर्फ 50 सैनिक थे, 50। वो भी ऐसे सैनिक जो किसी युद्ध में अपाहिज हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, उन्हें कोई सीवियर इंजुरी है और वो फिर से युद्ध नहीं लड़ सकते, इसीलिए उनको वहां पर एज अ गार्ड अपॉइंट कर दिया गया था। ये आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें इसका जिक्र है। देन इन सारी चीजों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आता था फ्यूडल से। फ्यूडल मतलब ऐसे साहूकार जो राजा को ही पैसा उधार दिया करते थे और राजा से उसके एवज में इंटरेस्ट लिया करते थे, ब्याज। तो राजा उनको ब्याज दिया करता था और बहुत सारे साहूकारों से पैसे ले लेकर आखिरकार राजा के पास में इतनी उधारी हो गई कि राजा आखिरकार परेशान हो गया। अब इसमें से सॉल्यूशन तो ढूंढना था, अब सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? और कोई दूसरा सॉल्यूशन तो दिख भी नहीं रहा था। ना कोई चीज बेच सकते थे, ना कोई चीज
एक्वायर करने की अब कैपेसिटी रह चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वॉर्स लड़के भी बहुत परेशान थे। तो एक फाइनल सॉल्यूशन ये निकाला गया कि क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए। पहले से ही जनता के ऊपर बहुत सारा टैक्स था, ये राजा को पता था, लेकिन फिर भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी वैयक्तिक, अपनी निजी जरूरतों को, अपनी पर्सनल नीड्स को ध्यान पे रखते हुए राजा ने टैक्स बढ़ाने की जो स्कीम है उसको फाइनली मंजूरी दे दी। लेकिन टैक्स बढ़ाना बस ऐसे ही नहीं पॉसिबल था, उसके लिए एक सिस्टम था। उसके लिए राजा को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। राजा को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। यहां पे आप पीछे जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्टेट जनरल मीटिंग का पिक्चर है। और स्टेट जनरल की मीटिंग वो होती थी जिसमें तीनों ही स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आते थे और किसी एक निर्णय के ऊपर तीनों स्टेट्स का वोट लिया जाता था, और वो वोट जो ज्यादा फेवर में जिस चीज के जाएगा वो चीज फाइनल कर दी जाती थी। आखिरी बार ये स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 मीन 1614 में, लगभग 200 साल पहले बुलाई गई थी। उसके बाद कोई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि राजा के पास ही अधिकार है सिर्फ ऐसी मीटिंग बुलाने का। तब राजा जो था उसके पास ही ये अधिकार हुआ करता था। और शायद बीच में जो राजा हो गए या फिर जो किंग्स अपने अपने राज चलाकर चले गए, उन्होंने कभी शायद ये सोचा ही नहीं कि इसको बुलाने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कभी थर्ड स्टेट की परवाह थी ही नहीं। हमेशा वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट तक ही सीमित रहते थे। थर्ड स्टेट के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। खैर, स्टेट जनरल की मीटिंग तो बुला ली, और स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, जैसे मैंने अभी बताया, कि जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। वहां पे तीनों ही स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आ गए। लेकिन वहां पे एक फर्क था। जैसे थर्ड स्टेट जो था, इसको हमेशा बॉयकॉट ही किया जाता था या डोमिनेट ही किया जाता था। पहले और दूसरे स्टेट से 300 ईच ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आ चुके थे। मतलब फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, और जो थर्ड स्टेट था वहां से 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। उसका रीजन ऐसा था क्योंकि थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा लगते थे। खैर, असेंबली की जो मीटिंग थी स्टेट जनरल की, वहां पर किसी भी विमेन को, मतलब महिलाओं को, किसानों को, कामगारों को, वर्कर्स को आने की परमिशन ही नहीं थी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे 600 लोग, वही सिर्फ अंदर आए। लेकिन इनके साथ में भी बहुत दोजा भाव हुआ, इनके साथ में भी बहुत गलत व्यवहार किया गया। व्यवहार यह किया गया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें बैठने के लिए प्रॉपर वहां पर अरेंजमेंट था। वो लोग एक दूसरे की तरफ फेस कर बैठे हुए थे, और थर्ड स्टेट वालों को पीछे खड़ा किया गया था। उन्हें बैठने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। इसे भी थर्ड स्टेट वालों ने इग्नोर कर दिया, बोला ठीक है जाने दो। लेकिन थर्ड स्टेट के सिर्फ 600 रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए थे, उन्होंने 40,000 लेटर्स लाए थे। उन सारे तमाम लोगों से, उन सारे लोगों के विचार थे उसमें, उन लेटर्स में, जिन्होंने कभी कोशिश की होगी राजा को यह बात बताने की, लेकिन राजा ने कभी उनकी बात सुनी ही नहीं। और 200 साल से पेंडिंग पड़े हुए बहुत सारे ऐसे डिमांड्स थर्ड स्टेट के, उनका रूप था ये 40,000 लेटर का बक्सा, ये गट्ठा। खैर, ये लोग वहां पर आ गए, और वहां पे बात ऐसी हुआ करती थी कि कोई भी अगर डिसीजन पास करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो हर स्टेट के हिस्से में एक वोट आता था। एक स्टेट के लिए एक वोट, जो कि देखा जाए तो टेक्निकली इनकरेक्ट वोटिंग होता है। क्यों? क्योंकि राजा सॉरी, राजा जो है ये हमेशा फेवर करता है फर्स्ट और सेकंड स्टेट का, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट भी फेवर करती है राजा की। तो राजा अगर कोई निर्णय लेना चाहे तो ना फर्स्ट स्टेट अपोज करेगा ना सेकंड स्टेट अपोज करेगा, क्योंकि इन दोनों को तो टैक्स भरना है नहीं, टैक्स भरना है थर्ड स्टेट को। तो फिर टैक्सेशन के अपोज में सिर्फ एक ही वोट जाएगा, और टैक्सेशन के सपोर्ट में 2 वोट चले जाएंगे, और राजा कह देगा कि वोटिंग टैक्सेशन के सपोर्ट में है तो बढ़ा दो टैक्स, जो कि अनइथिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि ये बहुत पुराना सिस्टम है, और नए सिस्टम के हिसाब से, जिसमें बहुत सारे विचारवंतों ने अपने विचार लिखे हुए थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू है और रॉबर्ट मैक्स पियर्स वगैरह, बहुत सारे लोग थे वहां पर, उन्होंने अपने विचार लिखे हुए थे, कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचाए थे, और उनके बोलने पर ही ये डिसाइड किया गया कि थर्ड स्टेट के, फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। मींस पर पर्सन पर वोट ऐसे होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल वोटिंग हो और पता चल जाए कि एक्चुअल सबकी डिमांड क्या है। लेकिन राजा को यह बात पसंद नहीं आई। राजा को पता था अगर ऐसे होगा तो टैक्स कभी बढ़ने ही नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये टाई हो जाएगा।
फिर राजा ने कह दिया कि ये परंपरा है, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और ये कभी बदलेगी नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका विरोध थर्ड स्टेट ने कुछ ऐसे किया कि उन्होंने उस स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने वो स्टेट जनरल की मीटिंग छोड़ दी और बोल दिया कि राजा अगर हमारी बात सुनेगा ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे। और वहीं पे वर्साइल पैलेस में जहां ये मीटिंग हो रही थी, उसी के ग्राउंड में एक टेनिस कोर्ट है, एक टेनिस कोर्ट का हॉल है, वहां पर ये लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। वहां पे 3 लोगों ने इस पूरे मॉब का डायरेक्शन किया और ये डिसाइड कर लिया कि अब राजा वगैरह सब बाद में, हम लोग सब में ज्यादा पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब 90% पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करने यहां आए हैं, इसीलिए हमारा अधिकार सर्वतोपरि है। वी आर हैविंग द सुप्रीम अथॉरिटी। और इसीलिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम अब एक नई नेशनल असेंबली है, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई, ये नेशनल असेंबली डिक्लेयर होने की खबर राजा तक पहुंच गई और राजा बहुत गुस्सा हो गया और राजा ने सभी को बाहर से लॉक कर दिया, मतलब टेनिस कोर्ट को उन्होंने लॉक कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपने हमको लॉक कर ही दिया है तो अब हम भी कसम खाते हैं कि जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लेंगे हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। तो राजा बड़ा परेशान हो गया और राजा ने देख लिया कि अब यहां पे बात हाथ से बाहर जा रही है। इस जो सारे मॉब का जो आइडिया था, या ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया 2 लोगों ने सब में ज्यादा उठाकर पकड़ा था। उसमें से एक थे मैरीब्यू, जो कि एक नोबल मैन थे, सेकंड स्टेट से थे, लेकिन बहुत फेवर करते थे थर्ड स्टेट को, और वो जानते थे कि थर्ड स्टेट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमेशा वो फेवर में रहते थे थर्ड स्टेट के। तो मैरीब्यू के स्पीचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि उनके बातों पर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और ये सारा मॉब उनके ही कहने पर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गया था। दूसरे थे एबेसियस, जो कि देखा जाए तो पेशे से प्रीस्ट थे, मतलब एक धर्मगुरु थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पैम्पलेट्स डिजाइन किए हुए थे, बहुत अच्छे से हैंडबिल्स बनाए हुए थे, और वो सारे लोगों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसमें लिखा हुआ था कि थर्ड स्टेट क्या है और थर्ड स्टेट के अधिकार कितने होने चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर थर्ड स्टेट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि खुद को हम लोग नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देंगे और अब हम फ्रांस का, मतलब आजाद फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। और इस तरीके से जो स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन था वो शुरू हो चुका था। एक तरफ जहां पर थर्ड स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने में लगी हुई थी और राजा टैक्सेशन के फाइनलाइजेशन में लगा हुआ था, दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में धीरे धीरे राइट्स शुरू हो रहे थे, झगड़े शुरू हो चुके थे। उसका कारण था लोगों के पास होने वाली खाने की किल्लत, लोगों के पास खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे और लोगों को घंटों दुकानों के सामने लाइन में खड़ा होना पड़ता था एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए। तो बहुत सी जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों का रोना सुन के इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने आखिरकार सारी दुकानें ही लूटना शुरू कर दी और वहां पर बहुत झगड़ा शुरू हो गया। इस सारी चीज को देखते हुए राजा ने यह सोचा कि इसको अभी अगर बंद नहीं किया गया तो यह बहुत उग्र रूप धारण कर सकता है, और यहीं पे राजा ने गलती कर ली। क्राउड इतनी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इतनी ज्यादा एजिटेटेड हो चुकी थी, इसके ऊपर राजा ने वहां पे क्या किया, राजा ने अपने सैनिक भेज दिए इस क्राउड को शांत कराने के लिए, उनको मतलब उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने के लिए, एक जैसे समझ लीजिए। इससे पब्लिक और भड़क गई और इन्होंने बोला कि अब तो हमको ये राजा भी नहीं चाहिए। उन्होंने सीधे बैस्टिल जेल के ऊपर हमला बोल दिया, जैसे कि आप यहां पे वीडियो में देख रहे हैं। सारी की सारी पब्लिक बैस्टिल जेल के ऊपर हमला बोलने के लिए पहुंच गई। बहुत सारी गोलियां चली, बहुत लोग मरे और बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ हो गई, और उस डेथ की वजह से लोग और गुस्सा हो गए। लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके वहां पर अंदर एंट्री पाई। कुछ लोग अपने आप को तोफ के सामने खड़े कर कर कहने लगे कि मारना है तो मार दो, हम लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे। तो औरतें, बच्चे, वर्कर लोग, किसान लोग, सभी लोग वहां पर आ चुके थे और उन्होंने बेस्टिल के ऊपर हमला शुरू कर दिया। एट द एंड हुआ ये कि राजा ने और ट्रूप्स भेजे और कहा कि इन सबको वहां से मार के खदेड़ के हटा दो। लेकिन जो ट्रूप्स आई उन्होंने इनको मारा नहीं, बल्कि इनके साथ ही वो जुड़ गए उस आंदोलन में। इसी को कहा जाता है म्यूटेशन ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स, म्यूटेशन ऑफ किंग्स मिलिट्री ट्रूप्स। म्यूटेशन मतलब अपने विचार बदल लेना, म्यूटेट हो जाना, अपनी पार्टी बदल लेना या साइड बदल लेना। तो किंग्स के लिए काम करने वाले लोग अब किंग्स के खिलाफ काम करने लग गए। वहां की सारी जनता के साथ मिलकर इन्होंने बहुत ज्यादा
जोरदार प्रतिकार किया और बैस्टिल को हथिया लिया। बैस्टिल में जैसे ही ये लोग एंटर हुए, 50 ही गार्ड थे, जैसे तैसे करके गार्ड्स को वहां पे 2-4 गार्ड्स को तो मार दिया, बाकी गार्ड्स ने हथियार डाल दिए और पूरी बैस्टिल जेल को तोड़ दिया। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बंद थे जो राजा के इस गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाते थे और राजा ने उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया था। तो लोगों ने जेल तोड़ दी और सारे कैदियों को छोड़ दिया। बस यहां पर ही नहीं रुके लोगों ने पूरी बैस्टिल जेल ही तोड़ दी, एक एक ईंट अलग कर दी और लोग ईंटों के टुकड़े या फिर बैस्टिल जेल से निकली हुई सारी चीजें आपस में बांटने लगे, ये खुशी मनाते हुए कि अब राजा का हक यहां पर खत्म, राजा की यहां पे कुछ नहीं चलेगी, अब मोनार्की यहां पर खत्म हो चुकी है और कोई किंग हम पर राज नहीं करेगा। और ये एक सिंबल है हमारे विक्ट्री का, हमारे एकता का। इसीलिए लोगों ने ये बैस्टिल जेल के टुकड़े अपने घर ले जाने शुरू किए। अभी भी अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पे ये बैस्टिल जेल के अभी भी पत्थर और टुकड़े वहां पे एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। खैर अभी तो बैस्टिल जेल का कोई नामो निशान वहां पर बचा नहीं, वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है मॉडर्न टाइम में और ये जेल जो कि टूट चुकी थी, इसीलिए इसको भी कोई म्यूजियम वगैरह ऐसे बोलकर या फिर ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग का भी वहां पे कोई आपको साइन नहीं मिलेगा। बस कहीं कहीं आपको ये जो बैस्टिल जेल के जो पिलर्स थे उनके टुकड़े या फिर कुछ पत्थरों के टुकड़े आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रांस में। और इस दिन को आज भी फ्रांस में द बैस्टिल डे बोलकर मनाया जाता है। खैर यहां पर बैस्टिल में ये हो रहा था, वर्साइल में ये हो रहा था और कंट्री साइड मतलब गांव देहातों में ये खबर पहुंच गई कि राजा के जो लोग हैं, राजा के जो सिपाही है, इस आंदोलन से इतने चिढ़ चुके हैं, इतने गुस्सा हो चुके हैं कि राजा ने उन सबको भेज दिया है गांव देहातों में कि जाइए और सबकी फसल बर्बाद कर दीजिए, लोगों को मार दीजिए। ऐसी अफवाह फैल गई और इस अफवाह के वजह से लोगों ने हर गांव में होने वाले छोटे छोटे जो चेक पोस्ट हुआ करते थे मिलिट्री के और कुछ ऐसे एरियाज हुआ करते थे जहां पर ये सारे साहूकार लोग जो है उनके हवेलियों में जो रहते थे, उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होते थे कि किसने किसको कितना पैसा उधार दिया है, किसकी जमीन नाम पर लिखवा ली है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे ये रखे जाते थे। तो ऐसे महलों को वहां पे चिट हाउस बोला जाता है, तो चिटॉक्स या चिट हाउस ऐसे भी बोलते हैं। तो वहां पर जाके लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया, जो जा रहा है वहां पर हमला कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको मारा जा रहा है। तो बहुत सारे नोबल्स जो कि फ्यूडल्स भी थे, मतलब साहूकार भी थे, उन लोगों ने यह सोचा कि बेटर होगा यहां पे मरने से अच्छा अपनी जान बचाकर भागो। तो उस समय में फ्रांस से बहुत सारे नोबल्स अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में भाग गए। लोगों ने ये चिट हाउस या चिटॉक्स को कैप्चर कर लिया, उसको जला दिया, सारे कागजात जला दिए और खुद को आजाद घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। ये जो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल का जो इवेंट है, ये फ्रांस के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का पहला इवेंट माना जाता है। और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा है कि कैसे राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, कैसे राजा टैक्सेशन बढ़ाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन थर्ड स्टेट ने उसका अपोज किया, जिसके रिजल्ट राजा ने यह किया कि उनको बोला कि आप लोग यहां से चले जाइए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और यह डिसाइड किया कि जब तक हम लोग फ्रांस का, फ्री फ्रांस का, रिपब्लिक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, हम लोग इस टेनिस कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। इस इवेंट को बोला जाता है द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट या फिर टेनिस कोर्ट ओथ। इसमें रॉब्सपियर और एबेसियस ये दो लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। देन हमने ये देखा कि फ्रांस में फूड क्राइसिस के वजह से लोग बहुत गुस्सा थे और औरतों ने बेकरीज या फिर बेकरी शॉप्स को लूटना शुरू कर दिया खाने के लिए। और बात इतनी बढ़ गई कि राजा ने वहां पर उनको शांत कराने के लिए या फिर उस आंदोलन को या फिर वो जो राइट्स चल रहे थे उनको नेस्ते नाबूद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए मिलिट्री भेजी। तो वो और गुस्सा हो गए और उन्होंने सीधे बैस्टिल जेल पर ही हमला कर दिया। राजा ने कुछ और मिलिट्री भेजी क्योंकि वो जो पहली वाली मिलिट्री थी वो इनफ नहीं थी, लेकिन जो दूसरी ग्रुप आया मिलिट्री का वो खुद ही म्यूटेट हो गया और वो भी मिल गया उन आंदोलनकारियों में और सबने मिलकर बैस्टिल जेल को तोड़ दिया। ये चल रहा था फ्रांस में। और फ्रांस के कंट्री साइड मतलब गांव देहातों में ऐसी अफवाह फैल गई कि राजा के सैनिक आकर क्या करने वाले हैं, सारी फसलों को बर्बाद कर देंगे, लोगों को मार देंगे, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है। ठीक है, वर्साइल में क्रांति हो चुकी है। और इससे गुस्सा हुए सारे ही किसान, सारे ही खेतों में काम करने वाले छोटे छोटे वर्कर्स, इन सब ने मिलकर
गांव गांव में जो हवेलियां हुआ करती थी राजा के अंडर जो चलने वाले, या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स की जो हवेलियां हुआ करती थी, उनको कैप्चर कर लिया, जला दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, बहुत लोगों को मार दिया, और इसको डर कर बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स ने फ्रांस भी छोड़ दिया। तो ये था सेकंड एपिसोड। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर ये आपको सीरियसली ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो बने रहिए कंसेप्ट कट्टा पे, हम फिर मिलेंगे थर्ड एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और सेफ रहिए।